नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का पिटारा खोला है, भले ही वो चुनावी वादा हो, चुनाव को 2019 के चुनाव को लेकर किया गया निर्णय हो, लेकिन उसने देश में इस बहस को जन्म दे दिया है कि वास्तव में देश में गरीबी जाति देखकर आती है या वो कहीं भी हर वर्ग में मौजूद होती है। तो हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले कुछ तथ्य आपको बता देना चाहते हैं ताकि जब आप ये वीडियो पूरा देखें तो उससे स्पष्ट हो जाए कि इस देश में वास्तव में गरीबी जाति देखकर आती है या हर वर्ग देश में गरीब है। तो सबसे पहले हम एक आंकड़ा बता देते हैं। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने बताया है कि पूरे देश में 1% आबादी ऐसी है जिसके पास पूरे देश की संपत्ति का 51.5% हिस्सा है। बात और बताई, उसने कहा कि 10% आबादी है जो पूरे देश की, उसके पास कुल संपत्ति का 77.4% हिस्सा है। यानी कि 90% आबादी के पास शेष बचा हिस्सा है और 10% आबादी के पास 77% हिस्सा है। उस 10% में से भी अकेले 1% आबादी के पास संपत्ति का 51% कब्जा है। यानी कि पूरे देश की जो संपत्ति है उसका 50% से ज्यादा 1% आबादी के पास है। उसमें भी अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो आंकड़ा यह है कि पूरे देश में 9 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 9 लोग, जिनके पास देश की संपत्ति का 50% हिस्सा अकेले मौजूद है। 2018 में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में ही, जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित के लिए आ रही है, जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाली ये सरकार है। इस सरकार के राज में देख लीजिए कि 2018 में शीर्ष 1% अमीरों की संपत्ति में 39% हिस्सेदारी बढ़ी है। यानी कि 50% जो गरीब लोग हैं इस देश में, उनकी आबादी पूरी, उनकी जो संपत्ति पूरी मिला करके 3% ही बढ़ी है। लेकिन 1% जो अमीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनकी संपत्ति में 39% इजाफा हुआ है। यानी कि गरीब और अमीर गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग जिनको सरकारों के समर्थन से विदेश भाग रहे हैं, वो बैंकों का हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए। उनमें विजय माल्या का नाम हो, वो 9,000 करोड़ रुपए बैंक का लेकर भागे हुए हैं विदेश। मेहुल चौकसी का नाम हो, जो 13,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। हाल में ही उन्होंने एंटीगा की सदस्यता लेने के बाद भारतीय सदस्यता से भी इनकार कर दिया। ये परसों की ही घटना है कि उन्होंने कह दिया कि हम भारत के अब नागरिक नहीं रह गए हैं और अपना पासपोर्ट वापस कर दिया। उसी तरीके से नीरव मोदी, ये 11,360 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का लेकर विदेश भागे हैं। ये तीन ही नाम ऐसे नहीं हैं। इससे पहले ललित मोदी, दीपक तलवार, संजय भंडारी, ये ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में ही विदेश भागे। क्या यह संभव है कि जिनके खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस जारी कर रही हो, जिनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो, जिनके खिलाफ कोई बैंक इंक्वायरी कर रही हो, यानी कि देश की तमाम सारी एजेंसियां जिनके पीछे लगी हो, वो आसानी से देश से बाहर भाग जा रहे हो? ये संभव नहीं है बिना शासन के सहयोग के। तो जब डायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देश की सरकारें ऐसे लोगों को विदेश भागने में सहयोग करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर बैंकों का पैसा भी डूबेगा और गरीब और अमीर की जो खाई है वो भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि सरकारों के जो पूरे हित दिखते हैं, काम दिखते हैं, भले ही राफेल मामले में हो, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि डूबते हुए अनिल अंबानी को सहारा देने के लिए उन्होंने राफेल की डील ऐसे व्यक्ति, अनिल अंबानी की उस कंपनी को दिलवा दी जो हाल ही हाल में बनी थी, जिसके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह की बड़ी डील के लिए। और खासतौर से रक्षा सौदों के लिए वो कंपनी बिल्कुल भी अनभिज्ञ थी और आज भी अनभिज्ञ है। पहले हम कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं जो ऑक्सफैम ने आंकड़े बताए हैं। उसके बाद हम ये भी बता देंगे आपको कि देश में कौन से वो 9 लोग हैं जिनकी संपत्ति पूरे देश के जो गरीब वर्ग है उसकी संपत्ति का अकेले 50% हिस्सा वो खा रहे हैं। तो कुछ आंकड़े मैं बताता हूं। 2018 में भारतीय अरबपतियों की जो संपत्ति है प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ी। यानी कि अरबपतियों की संपत्ति में 2200 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इजाफा हुआ। ये एक आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है कि देश के 13.6 करोड़ लोग 2004 से कर्जदार हैं और यही जो वो आबादी है जो देश की सबसे गरीब 10% की आबादी है। अब मेरा यहां पर सवाल ये है कि जो ये कहते हैं कि इस देश में या गरीबी जाति देखकर नहीं आती, वो कृपया जो 10% की आबादी है, जो 13.6 करोड़ लोगों की, उनका एक सर्वे करा लें, उनमें जातिवार वर्गीकरण कर लें और देख लें कि वास्तव में इस देश में गरीबी जाति देखकर आई है या नहीं आई है। उसी तरीके से एक आंकड़ा और आपके
के लिए बता देता हूं कि 60% आबादी है जो देश की, उसके पास केवल पूरे देश की संपत्ति का 4.8% हिस्सा है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार देश के टॉप 10 लोग कौन हैं जो ज्यादातर संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उन लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी संपत्ति 47.3 अरब डॉलर है और पूरे विश्व में 18वें पायदान पर इनका नाम आता है। मुकेश अंबानी का लगातार 11 सालों से देश के सबसे अमीर व्यक्ति तो हैं ही, विश्व के 19वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी संपत्ति 47.3 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी का नाम आता है, जिनकी संपत्ति है 21 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम आता है। आर्सेलर मित्तल करके स्टील कंपनी है इनकी, जिनकी संपत्ति है 18.3 अरब डॉलर। चौथे नंबर पर हिंदुजा ब्रदर्स का नाम आता है, हिंदुजा ग्रुप चलाते हैं, इनकी संपत्ति है 18 अरब डॉलर। पांचवें नंबर पर नाम आता है पलोंजी मिस्त्री का, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं, उनकी संपत्ति है 15.7 अरब डॉलर। छठवें नंबर पर शिव नडार का नाम आता है, जाना पहचाना नाम है, एचसीएल प्रतिष्ठित कंपनी है, उसके मालिक हैं, 14.6 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। सातवें नंबर पर नाम आता है गोदरेज फैमिली का, गोदरेज का नाम अपन काफी पहले से सुन रहे हैं, इनकी संपत्ति है 14 अरब डॉलर। आठवें नंबर पर दिलीप सांघवी का नाम आता है, एक सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाने की कंपनी, उसके दिलीप सांघवी 8वें नंबर पर देश में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनकी संपत्ति है 12.6 अरब डॉलर। उसी तरीके से 9वें नंबर पर नाम आता है कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप है आदित्य बिरला ग्रुप का, उसकी कंपनी है, उसमें 12.5 अरब डॉलर इनकी टोटल संपत्ति है। 10वें नंबर पर जो नाम आता है वो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें ज्यादातर वो इसी अडानी की कंपनी के, जो बगल में आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, अडानी ग्रुप की जो एयरवेज सेवा थी उसका सहारा लेते हुए दिखते थे और उन हेलीकॉप्टरों से कई बार देखे जाते थे। तो अडानी को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होने का फायदा भी मिला और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उस व्यक्ति का 2014 से पहले अमीरों में नाम शुमार होता था, लेकिन 25 या क्या 50 से भी बाहर थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2014 से 2018 तक आते आते टॉप 10 में इनका नाम शामिल हो गया है और 10वें नंबर पर गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप का नाम आ गया है। इनकी संपत्ति 11.9 अरब डॉलर हो गई है। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बने रहे तो स्वाभाविक है कि ये ऊपर पहुंच जाएंगे और पहले दूसरे पायदान तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई गुरेज भी नहीं है। खैर, हम किसी व्यक्ति विशेष पर यहां सवाल उठाना नहीं चाहते, लेकिन हम इस पूरी सूची के द्वारा यह जरूर बताना चाहते थे कि आखिर देश के संसाधनों पर कौन हिस्सा जमाए बैठे हैं। मैंने टॉप 10 जो आप लोगों से नाम ले दिए हैं, उसमें कृपया करके कोई भी किसी दलित का नाम, किसी पिछड़े का नाम, किसी आदिवासी का नाम, किसी मुस्लिम का नाम बता दे तो मुझे भी खुशी होगी कि वास्तव में इस देश के संसाधनों पर सभी का हिस्सा है और सभी का कब्जा है। फिर मैं पूरी तरीके से मान लूंगा कि वास्तव में इस देश में गरीबी जाति देखकर नहीं आ। तो आखिर देश में गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, ये क्यों? तो जब इसका उत्तर हमने खोजने की कोशिश की तो ऑक्सफैम के जो इंडिया के सीईओ हैं अमिताभ बेहर, वो बताते हैं कि चूंकि इस देश की सरकारें, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हों या वर्तमान सरकारें, ये स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं उन पे खर्च ही नहीं करना चाहती। चूंकि देश का जो आम नागरिक है, जो गरीब वर्ग है, वो आज भी चिकित्सा को लेकर या शिक्षा को लेकर सरकारी व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है। तो सरकारी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या सरकारी विद्यालय हो, ये किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में जब देश की बहुसंख्यक जनता को न उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, न अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो स्वाभाविक तौर पर यह खाई बड़ी होती चली जाएगी। क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ने वाला एक व्यक्ति की तुलना जब झारखंड के या उत्तर प्रदेश के किसी सुदूरवर्ती गांव के व्यक्ति से जब कंपटीशन कराने की कोशिश की जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर दोनों में बहुत अंतर होगा और दूसरा व्यक्ति पहले के मुकाबले कंपीट कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं का क्या हाल है, कुछ एक विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश स्थिति वही है। इसी में अमिताभ बेहर आगे एक आंकड़ा बताते हैं जो चौंकाने वाला है। अमिताभ बेहर कहते हैं कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति की मद में केंद्र और राज्य सरकारों का जब पूरा खर्च मिला दिया जाए, दोनों का मिला करके जो वो खर्च करना चाहती है, तो एक औसत आता है 2,08,166 करोड़ रुपए।
फिर से बता देता हूं, 2,08,166 करोड़ रुपए स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र की और राज्य की सरकारें मिलकर के अपने इन मदों पर खर्च करना चाहती है। तो ऐसे में यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, उनकी अपनी संपत्ति 2.8 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि सरकार चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति जैसे विषयों की मद में जितना पैसा खर्च करना चाहती है, उससे ज्यादा संपत्ति अकेले मुकेश अंबानी की है। तो ऐसे में खुद सोच लीजिए कि इस जनसंख्या की वृद्धि वाले देश में, जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, उसमें बहुसंख्यक जनता के लिए सरकारें कितना पैसा खर्च करना चाहती है। ये उन सरकारों का हाल है जो कहते हैं कि हम देश की जनता के लिए जीते हैं, हम एक दिन छुट्टी नहीं लेते हैं और हम तो फकीर हैं, हम कभी भी झोला उठा के चल देंगे, जिनके लिए तर्क दिया जाता है कि उनके ना कोई पत्नी है, हालांकि पत्नी है, उनको स्वीकार नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन कहा जाता है कि ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना खानदान है। हालांकि माँ भी आ जाती हैं जब जरूरत पड़ती है, लाइन में लगाना होता है, उनके साथ फोटो खिंचानी होती है तो माँ भी आ जाती हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब उनका घर परिवार है ही नहीं तो वो किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए क्या करेंगे। तो मेरा वही सवाल है कि जब आप फकीर हैं और आपका घर द्वार कोई परिवार नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे। तो जब किसी के लिए आपको नहीं कमाना है तो फिर आखिर इन जो बड़े बड़े देश के उद्योगपति हैं उनसे इतनी गलबग्गियां क्यों, उनसे इतनी मित्रता क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आदिवासियों की जमीन तक खींची जा रही है। अडानी के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको लेकर के आदिवासियों से सीधा सीधा झगड़ा है और वहां पे पुलिस को, प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि हमारे मित्र अडानी का बिजनेस स्थापित करने के लिए हर हाल में आदिवासियों को खदेड़ देना है। भले ही वो रोते बिलखते रहें, अधिकारियों के पैर पकड़ते रहें, लेकिन उसमें किसी की बात को नहीं सुनना है। कुल मिलाकर के ये सिस्टम, ये ढांचा इसलिए उद्योगपतियों के कब्जे में है क्योंकि इस देश की बड़ी संपत्ति उनके हाथ में है। जब देश की बड़ी संपत्ति हाथ में है तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र भी उनके हाथों में है और बड़ी बड़ी पार्टियां भी उनके हाथों में हैं। सत्ताएं बदलती रहती हैं केंद्र में, लेकिन हकीकत यही है कि उनके मूल एजेंडे में उद्योगपतियों का हित रहता है। कोई भी व्यक्ति किसानों का हित इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि किसानों से उनको सीधे तौर पर चंदा नहीं मिलता है और ये पार्टियां बड़े बड़े चंदों से चलने वाली पार्टियां इस बात का खुलासा भी नहीं करना चाहती। उन्होंने अपने आप को आरटीआई दायरे से मुक्त करके रखा है कि हमें चंदा दिया किसने। तो जब पारदर्शिता खुद की पार्टियों में ही नहीं है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि इस तरह की अपारदर्शिता वाली पार्टियां देश में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करेंगी। स्वाभाविक तौर पर सत्ताएं बदलती रहीं, लेकिन सभी ने कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम किया। किसी ने पैसे कमवाने का काम किया, कांग्रेस की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को भगाने का काम किया। कुल मिलाकर के इस हमाम में सभी नंगे हैं। देशवासियों को इस बात को समझना है कि वो अपनी आंख कान खुली रख करके सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि दिक्कत यहीं पर है कि आप सवाल नहीं करते। अपने कुछ जातियों के वशीभूत होकर, कुछ पार्टियों के वशीभूत होकर आप नेताओं से सवाल करना बंद कर देते हैं। जब जवाबदेही आपकी तय नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि आपकी पार्टियां, जो बहुजन हित की बात करने वाली पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, वो उन्हीं पार्टियों की तरह व्यवहार करने लग जाती हैं जिन पार्टियों को आप कोस करके इन पार्टियों को सत्ता में लाते हैं। तो मेरा वही आपसे एक सबसे बड़ा निवेदन है कि पार्टियों को मत बदलिए, अपनी मानसिकता बदलिए और जिस पार्टी को आप अपना भी कहते हैं उसके सामने लगातार सवाल खड़े करते रहिए, ताकि उसको ये बात समझ में आए कि हमारा वोटर अब जाग गया है और अगर हमने इसके हिसाब से काम नहीं किया, इसके हिसाब से नीतियां नहीं बनाई, तो अगले बार ये हमें बदलने में भी जरा भी गुरेज नहीं करेगा। देखते रहिए नेशन जनमत। हम सबको मिलकर इस जातिवाद से पार पाना है, तभी ये अमीर और गरीब की खाई को हम पाट सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है